वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज़ रोहित कुमार। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज है 22 नवंबर 2024 और आज यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो ज़्यादातर जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं आपको अडानी जी से देखने को मिलेगा। आप सबको पता होगा कि अडानी ग्रुप्स पर चार्जेस लगाए गए हैं। अडानी पर कहा गया है, यूएसए ने चार्जेस लगाया है कि उन्होंने सिक्योरिटी फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इन्होंने घूस देने का, ब्राइवरी देने का आरोप लगाया है। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो है इन्हीं से संबंधित है और है क्या, और बाकी के इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल अडानी जी मुझे ऐसा लगता है कि हो भी सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसे मामला आया है। सबसे पहला तो बात ये है कि एक सीएम जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्रा के, तो आंध्र प्रदेश के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उन पर भी ये कहा गया कि अडानी ग्रुप ने करीब करीब 1750 करोड़ रुपए का ब्राइब्स उनको दिया था ताकि वो प्रोजेक्ट जो है आपको अडानी ग्रुप को दिया जा सके। हालांकि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस तरीके के आरोप को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन ये कहा गया, यूएसए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहता है कि ऐसा किया गया। कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। एक यूएसए डिपार्टमेंट है, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ना, उसने एक 5 काउंट क्रिमिनल आपके इंडिक्टमेंट्स जारी किया गौतम अडानी चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप का, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट्स जो उनके हैं उन पर चार्जेस लगाया गया कि चार्जेस इंक्लूडेड इसमें है कि मोर देन $250 मिलियन का ब्राइब्स जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली को दिया गया है, खास करके इसके लिए ताकि वो सोलर एनर्जी को के कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सके। यानी कि इनको जो सोलर एनर्जी है उसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप्स को चाहिए और इसके जगह पर सरकार गवर्नमेंट को वो घूस दे रहे। कमिट टू सिक्योरिटी फ्रॉड के पॉइंट। अब ऐसे लेकर के आप देखो कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मल्टी बिलियंस डॉलर स्कीम्स हैं डिफ्रॉड, यूएसए इन्वेस्टर भारत में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी लोग। अब इसमें यूएसए के जो अटॉर्नी ऑफिस है उनके द्वारा ये बातें कही गई। अब पैरेलली में हम चलते हैं कि गौतम अडानी और उनका जो भतीजा है, नेफ्यू है, जिनको सागर अडानी नाम भी है, जो कि वो सागर अडानी ग्रीन एनर्जी के हेड है ना, और भी ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव हैं वो दिल्ली के बेसिस पर। इन सभी लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, और इसको लेकर ये सरकार को इस तरीके का रिश्वत देने की कोशिश की। यूएसए में कहा गया कि इस तरीके का सेम केसेस जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ब्राइबरी स्कीम्स के तहत इनको देखने को मिला कि भाई वहाँ भी ऑफर किया जा रहा है कि भैया घूस ले लो और अपना प्रोजेक्ट दे दो मेरे को। अमेरिका में ये इलीगल है, इलीगल टू मेक अ पेमेंट टू फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू ऑब्टेन टू रिटेन बिजनेस, यानी विदेशी में भी घूस देने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ में मिसलीडिंग किया जा रहा है इन्वेस्टर की कि भैया मनी को रेज करो, है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ताकि आपको, है ना, एंड द ऑथराइजेशंस को भी हाइड करने की कोशिश की जा रही है ब्राइबरी के माध्यम से। तो ये सारा मामला खुल करके अब आ गया है ना, और खुलकर के आने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा मुद्दा बनना भी चाहिए। हालांकि हमेशा से रहा है कि गवर्नमेंट इस तरीके के ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है ना। अडानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा थर्सडे को कि इट वाज अ विड्रॉइंग टू प्रपोज 600 मिलियन बॉन्ड इशूज से वो वापस ले रहा है। अडानी का जो शेयर है कि कंपनी जो है 27 बिलियन इन मार्केट में लॉस्ट हो चुका है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में, और धीरे धीरे 23% के आसपास वो डिक्लाइन भी हो रहा है, और होना भी चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई जो है आपके डील अडानी ग्रुप के साथ अभी केन्या ने इस प्रपोजल को कैंसिल किया है। केन्या के प्रेसिडेंट है विलियम रूटो थर्सडे को कहा कि भैया वो $multi मिलियन जो एग्रीमेंट साइन किया है ना, मैं इस एग्रीमेंट को भी डील को कैंसिल करता हूं। यहाँ तक कि
वहाँ की जो एनर्जी डील जो अडानी ग्रुप के साथ, तो अडानी ग्रुप के जिस प्रकार के जो फ्रॉड हुए हैं इसके कारण से अडानी ग्रुप की ये डील भी कैंसिल किए गए। और ऐसे कई मामले अडानी ग्रुप्स के आए हैं जिसके कारण जो है आपका, अब देखो यहाँ पर एग्जाम में कई पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें तो चल ही रही है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सोच सकते हैं साहब, है ना। तो यूएसए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1977 के तहत ये अनलॉफुल माना जाता है, और ऐसे में अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप पेमेंट करते हो तो ये क्राइम माना जाता है वहाँ पर, है ना। एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इसको जांच कर रही है इन सभी चीज़ों पर। तो अडानी ग्रुप को थोड़ी सी लंका लगने वाली है और इस बात का। चलिए आगे थोड़ा सा मैं लेकर चलता हूँ दूसरे न्यूज़ की तरफ। ये है हमारे आईसीसी के बारे में। आईसीसी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अभी जिस प्रकार से इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को लेकर के यहाँ पर एक नया मुद्दा आया है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको आप बेंजामिन नेतन्याहू भी कहते हैं, और उसके डिफेंस मिनिस्टर, उन दोनों पर और जिस प्रकार से हमास के ऑफिशियल्स पर ये आरोप लगाया गया कि ये लोगों ने ज़बरदस्ती के वॉर क्रिएट किया है ना। इसीलिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, कि अगर हम क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन दोनों पर को वारंट जारी किया है। इन दोनों को क्या किया है, वारंट जारी किया गया, यानी कि इनको भाई पकड़ो, है ना, इस तरीके से। हालांकि इन लोगों ने कहा कि क्या बातें हैं, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हुआ करते जो बाइडेन ने कहा कि कुछ भी चल रहा है, यानी इन लोगों ने साफ साफ इनकार किया दिया। छोटा सा न्यूज है, मैंने आपको बता दिया। चलिए दूसरे पेज पर जो है न्यूज, ममता दीदी के साथ हम बात करते हैं कुछ। ममता दीदी, ममता लिंक तरुणर आपका स्वप्न स्कीम। अब आपके एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये खबर आ जाता है, स्वप्न स्कीम, तरुण स्वप्न स्कीम फ्रॉड। ये बंगाली में तरुण को तरुणर और स्वप्न स्कीम होता है। तो ये क्या है, ये दरअसल ये स्कीम दरअसल ये है कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट बंगाल में केसेस आ रहे हैं, तरुणर स्वप्न स्कीम फ्रॉड केसेस से रिलेटेड ये मामला आया है ना। एक साइबर ग्रुप जो है जमतारा के नाम से सुना होगा, वे आपको जमतारा झारखंड में एक रेलवे स्टेशन जहां पर इस तरीके के बहुत सारे इलीगल केसेस होते हैं, इस तरीके के बहुत सारा वहाँ पर पॉकेट पिकिंग, साइबर क्राइम, इस तरीके के, उसी के लिए फेमस है वो। आपको फिल्म भी बनी है जमतारा पर। तो थोड़ा हमारे एग्जाम के लिए ये जो स्कीम है वो स्कीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दरअसल वो स्कीम है क्या। तो अकॉर्डिंग टू ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो स्कीम है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तरुण स्वप्न स्कीम, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर में, जिसका मकसद है कि डिजिटल डिवाइस 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं, स्टेट उनको डिजिटल डिवाइस देगा। डिजिटल डिवाइस में जैसे स्मार्टफोन हुआ, टैबलेट देगा उनको। कैसे देगा? उनको 10,000 रुपीज़ डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में डालेगा, जिससे वो अपने बच्चे फ़ोन या टैब खरीद सकते हैं, है ना, उनको पढ़ने के लिए। लेकिन जिस प्रकार के डिसबर्समेंट हुआ है वो इलीगल तरीके से किया गया। इस पर क्लेम कहा गया कि जो पैसा सरकार ने वो फ्रॉड हुआ। इसमें तरुण स्वप्न स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ रुपया जो है डिसबर्समेंट किया था। चीफ मिनिस्टर ने 2 करोड़ हैज़ बीन सिम्पोर्ट, और इसमें क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला करके लोग क्या कर रहा है, उस पैसे को गलत तरीके से, है ना, निकाला जा रहा है सरकार के अंदर से। और 1190 बैंक अकाउंट्स को फॉर्जन किया गया। हालांकि 27 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तरुण स्वप्न स्कीम है क्या। तो ये बंगाल में ममता दीदी ने चलाया था, खास करके 11, 11th और 12th के बच्चों को स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिए गए थे 10,000 में। इतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है इस पर। आगे की अगर हम बातें करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग बढ़ते बढ़ते। हालांकि एक देख लो आप, समिट अभी चल रहा है, AI समिट 2024, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। इसके बारे में भी थोड़ा हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि भाई AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट क्या है, थोड़ा सा अगर हम वो सब पढ़ने के बाद। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के तरफ।
एडिटोरियल की तरफ, ये देखिए यही मामला, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल से बता देता हूँ। ब्राइबरी स्कीम्स टू बैग के बारे में, लुक्रेटिव सोलर पावर डील्स के बारे में, जैसा कि एक थोड़ा सा 2000 यहाँ से कहानी है कि भाई दिसंबर 2019 में जुलाई 2020 तक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको 8 गीगावाट के सोलर पावर खरीद रही थी। किससे? अडानी ग्रीन से खरीदने की कोशिश कर रही थी, अडानी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा कि अडानी ग्रीन से, और 4 गीगावाट अजूर पावर से खरीद रही। अब इस एग्रीमेंट के तहत जो है सिक्योरिटी, ये जो ACEI है, इसने फाइंड स्टेट डिस्कॉम्स को पता किया कि 12 गीगावाट 12 गीगावाट का सोलर पावर उनको चाहिए। 2020 में हाई प्राइस मेक इट स्टॉट टू एसीज में फाइंड टू बायर्स। गौतम अडानी के साथ साथ उनके नेफ्यू सागर, विनीत जैन, ये सभी लोग उनके साथ इस स्कीम में आते हैं, और आने के बाद उनको सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट देने की कोशिश करती है कि ताकि वो स्कीम आसानी से मिल जाए। गौतम अडानी जो है 2021 में आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल से मिलते हैं, वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि भाई इतना पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट हमें चाहिए। सिंपल सी बात। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अराउंड कहा जाता है 2029 करोड़ के अराउंड उन्होंने ब्राइब भी दिया, जिसमें से 1750 करोड़ ऑफर किया था आंध्र प्रदेश को। उसी प्रकार से आप जुलाई 2021 से फेब 2022 तक इलेक्ट्रिक फार्म इन उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, इन सभी जगहों पर भी अडानी ग्रुप्स ने डील किया है। अप्रैल 2020 में गौतम विनीत सागर मिलते हैं अजूर ऑफिशियल से, और वहाँ पर भी उन्होंने 638 करोड़ रुपया देने की कोशिश की। यहाँ तक कि और भी ऐसे कई मामले हैं जिसके कारण से अभी ये मामला जो है आया है आपका पूरी तरीके से मार्केट में। अब देखिए कितना सख्त, कितना एक्शन लिया जाता है। राहुल गांधी का अभी भी कहना है अडानी विल नॉट बी अरेस्टेड इन इंडिया बिकॉज मोदी जी प्रोटेक्टिंग हिम से। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई अडानी जी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि इनका प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मोदी जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, चलते रहेंगे, कहानी लंबा चलेगी, रोज चलेगी। अभी हम लोग को यूपीएससी पर भी फोकस करना है, तो यूपीएससी को फोकस करते हुए हमें चलना है एडिटोरियल वाले सेक्शन पर। अब एडिटोरियल वाले सेक्शन में सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आईआर का न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस का। अब इस आईआर के न्यूज को आप ध्यान से पढ़िएगा। हम बात कर रहे हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT का। ये क्या है BIT, जिसको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आपने पढ़ा होगा। हो सकता है कि आपके प्री में भी क्वेश्चंस आएंगे और मेंस में, कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भारत और UAE के साथ किया गया, यूनाइटेड अरब इमीरात के साथ और भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया गया है। ठीक है। अब इस ट्रीटी पहले 2014 में 2014 में साइन किया था, उसी को रिप्लेस करके इंडिया UAE इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लेकर के आया। लेटेस्ट डेटा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं इस ट्रीटी के अंदर में क्या है। अब ट्रीटी का टू ऑब्जेक्टिव। पहला, फर्स्ट, कि इट शुड बी बैलेंस टू कॉम्पिटिंग गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्टिंग स्टेट सोवरेन। और सेकंड कहता है कि भाई ये कोशिश करेगा इन्वेस्टर के बीच में डिस्प्यूट का मामला जो है ना हो, क्योंकि बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आक्रमण करें, ये भारत में सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के बाद कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता है। तो इंडिया ने ये मॉडल तैयार किया था BIT 2015 में, और इस मॉडल के तहत लोगों को कहा था कि भैया आओ भारत में इन्वेस्टमेंट करो बहुत सारा, है ना। फॉरेन इन्वेस्टर को कहा गया कि आइए आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉफिट कमाइए। ये BIT के तहत इस तरीके के देखने को मिला। ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है भारत UAE के बीच का, जो इन्वेस्टमेंट है BIT का, उसका एक प्रॉपर डिफाइन किया गया कि किस किस क्षेत्र में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इसको ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पर कहता है कि एलिजिबल है ट्रीटी प्रोटेक्शंस, इट शुड बी पोजेस टू की इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कमिटमेंट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, रिस्क एजम्पशन। इन सभी चीज़ों को BIT में डिफाइन किया गया। भाई इतना रिस्क होगा, इतना प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन, इतना कैपिटल होगा, इन सभी चीज़ों पर किया गया। तो आपके एग्जाम में इस तरीके, और साथ साथ में कई आर्टिकल्स इसके अंदर में दिए गए हैं, मेंशन किया गया। जैसे आर्टिकल 4 कहता है इंडिया UAE का जो BIT होगा, ये बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के आपका
है ना, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कोई स्टेट एक्शंस विल अमाउंट टू द ट्रीटी वायलेशंस होता है तो यहाँ पर इस तरीके, यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो ये है बात हो रही है, एक कंप्लीट बात हो रही है कि जो भारत यूएई के बीच में जो बीआईटी हो रहा है, जिसे आप लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, वो ट्रीटी कैसा होगा, क्लैरिटी क्या है, उस ट्रीटी के अंदर में क्या होगा, इस तरीके के मुद्दा इसके अंदर में डिस्कशन किए जा रहे हैं। आपके एग्जाम में बस यही पूछेगा कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किसके बीच में किए गए, अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दिल्ली की समस्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि इज दिल्ली बिकमिंग अ अनइनहैबिटेबल सिटी। ये बात तो सही है भाई, जो भी राइटर हैं उन्होंने जो लिखा है, कहा है कि भाई दिल्ली क्या रहने लायक है या नहीं, बिल्कुल नहीं है रहने लायक। पूरा डिटेल से इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। दरअसल यहाँ से आप पढ़िएगा, लिखने वाले हैं रोहित आज़ाद और आपके चक्रवर्ती। तो कहता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अगर हम माने तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अब आपके प्रीलिम्स में क्या ये क्वेश्चंस होगा, प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा कि भाई जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसके अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है, उसकी मेजरमेंट पैरामीटर क्या, कितने पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर में होते हैं। तो टोटल मिलाकर 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें पर्टिकुलेट मैटर होता है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, अमोनिया होता है और लीड होता है ना। और इसके बेसिस के आधार पर उस लोकल एरिया को मॉनिटर किया जाता है और इन सभी को कैलकुलेट करके एक इंडेक्स तैयार किए जाते हैं और इंडेक्स में ये पता किया जाता है कि भाई एयर की क्वालिटी है कैसा, बदतर है, खराब है, सीरियस है, कैसा भी है ना। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि भाई कैसे आप कह रहे हो कि दिल्ली रहने लायक नहीं है। दिल्ली शायद गोइंग टू बिकम, ये कि नॉट रेडी फॉर रहने के लायक नहीं है। अक्टूबर और फरवरी से लेकर कहा जा रहा है कि अक्टूबर और फरवरी जो जब विंटर का मौसम आता है, पॉल्यूशन का लेवल पीक पर चला जाता है। और जबकि अप्रैल और जून की अगर हम बात करें समर के अंदर में, हीट वेव बहुत ज़्यादा दिल्ली में होते हैं। तो ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, और आपका समर में बोले तो हीट वेव बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में जीवन यापन करना वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बातें कही जा रही है। आर्टिकल फोकस करता है कि BM2.5 इन अगर पर्टिकुलर बिकॉज डोमिनेंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स रहे तो भी ठीक है, थोड़ा सा डेंजरस। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ की जो ह्यूमन जो हेयर है, वहाँ की जो क्वालिटी, अगर हम एक्सट्रीम बात करें, लंग्स की बात करें, तो कहा जा रहा है कि दिल्ली क्वाइट डेंजरस एज अ लाइकली टू ट्रेवल टू डीपर पार्ट ऑफ द लंग्स। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है, लार्जेस्ट ऑफ द 30 टाइम्स थिनर दैन ह्यूमन हेयर जो है ना, उससे 30 टाइम्स थिनर होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में दिल्ली में जब रहने का मतलब है कि लंग्स प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। 2017 से लेकर 2023 इन पिछले 7 सालों में एयर की क्वालिटी और भी बदतर हुई है। अब एयर की क्वालिटी इस तरीके से किया जाता है कि अगर मान लिया अगर 0 से 50 के बीच में एयर की क्वालिटी है तो इसको गुड माना जाता है। अगर आप 51 से 200 है तो सेटिस्फैक्ट्री टू मॉडरेट माना जाता है, और 200 से अगर ऊपर चला गया तो इसको पुअर टू सीवियर्स माना जाता है। लेकिन अभी दिल्ली में तो 400 से भी ऊपर चला गया है। अब सोचे, नाउ क्वेश्चन ये कहता है राइटर कि व्हाई इज दिल्ली एयर क्वालिटी इज पुअर, सो पुअर। तो गवर्नमेंट पहले बार बार ये कहती थी कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में जिस प्रकार से यूपी में जिस प्रकार से स्टबल बर्निंग होती थी, उसके कारण से सरकार इसको बार बार इसको जिम्मेदार मानती कि दिल्ली के पॉल्यूशन के पीछे का जिम्मेदार कौन है। तो हरियाणा और पंजाब, दिल्ली में जो स्टबल्स बर्निंग होते हैं, स्टबल्स बर्निंग का मतलब जो है खेतों में जो पुआल होता है वो सारे लोग उसको जला देते हैं, जिसके कारण से एयर क्वालिटी पूरी तरीके से बदतर हो जाती।
हालांकि ये हाफ ट्रूथ है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। नवंबर में हाल फिलहाल में मोस्ट इंटरेस्ट डे में देखा गया कि जब वेन स्टबल बर्निंग्स का कंट्रीब्यूशन जो है PM2.5 हैज़ बीन एट द पीक इन द 15 to 30%। ये बात सत्य है परंतु पूरी तरीके से सत्य नहीं है। एयर क्वालिटी जो है दिन पर दिन नीचे भी गिरता जा रहा था, वेरी पुअर की तरफ, 300 से ऊपर चला गया आपका, फिर 400 चला गया। तो इसके पीछे सिर्फ ये कारण नहीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। यूनियन टेरिटरी में आसपास में इंडस्ट्री, आसपास के जो पॉल्यूशंस, व्हीकल्स, ये सभी इसके पीछे कारण है। अब इस पर क्या हुआ था कि इसको स्टबल बर्निंग्स को लेकर के इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी IIT कानपुर, IIT दिल्ली और टेरी न्यू दिल्ली ने। 2023 में एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था IIT कानपुर, IIT दिल्ली और TERI न्यू दिल्ली के द्वारा और इन कानपुर। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पॉल्यूशन तो एक्सटर्नल टू अगर दिल्ली की बात करें तो पीक तो है, लेकिन हाफ ऑफ PM2.5 लेवल कैन बी अप्रोप्रिएट टू दिल्ली इटसेल्फ। यहाँ तक कि ये भी कहता है कि व्हीकल्स इज अलोन कंट्रीब्यूटिंग टू 58 to 34% फ्रॉम एग्जॉस्ट और 24% टू वियर एंड टीयर टायर्स ब्रेक के कारण है। यानी कि वहाँ की जो व्हीकल्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 58% से ऊपर तक का ये पॉल्यूशंस को। तो ये कहना, स्टबल बर्निंग्स कहना सिर्फ हाफ ट्रूथ माना जाएगा। रियलिस्टिक सॉल्यूशन पर भी ये चर्चा किया गया कि दिल्ली ट्रैवल्स और बाकी के प्राइवेट कार और इन सभी चीज़ों को रोक लगाने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रनिंग करो ऑन द क्लीनर एनर्जी पर, यानी कि रिन्यूएबल्स एनर्जी पर, मेट्रो, इन सब। तो ये सारी पूरी कहानियाँ जो है आपको देखने को यहाँ पर। अब ये भी है प्रश्न कि भाई वाई आर द विंटर सो मच, बदतर क्यों होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि एयर में जो पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर डिपेंड्स नॉट जस्ट इमिशन बट ऑल्सो मेनी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर के कारण। बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर के कारण से भी विंटर में ये बहुत। अब ये मेट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या है? ये हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा EVS में। अब ये फैक्टर है आपका टेम्परेचर फैक्टर है, विंड डायरेक्शन और स्पीड फैक्टर है, रेन फैक्टर है, और भी बहुत सारे चीज़ जो फैक्टर है जो वहाँ की हवाओं को प्रदूषित कर देता है। हॉट एयर बीइंग टू लाइटर हो जाता है जिसके कारण से ऊपर की तरफ मूव जाता है। वहीं पर अगर कोल्ड एयर ट्रैप्स जो है पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप लेकर नीचे आ जाता है क्लोजर ग्राउंड के आसपास, जिसके कारण से विजिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर व्हेन द रेन कैन फोर्सेस टू मोस्ट कॉमन टू एयर पॉल्यूटेंट्स P2.5 और PM10 टू ग्राउंड पिलाने के लिए। कोल्ड एयर जो है स्लो होता है विंड स्पीड, रेन दिल्ली में हो नहीं रहा है। तो इन सभी चीज़ों के कारण से चीज़ें बहुत ही बदतर हो जा रही। ऐसे बहुत सारे और भी रिपोर्ट हैं जिसके बारे में यही चर्चा होगी। ये कहानियाँ जो है कई सालों से भी चल रहा है, UPSC ने भी इस पर चर्चा किया था, तो यही इससे संबंधित है। WHO ने भी कहा कि भैया इससे बहुत बॉडी पर फर्क पड़ेगा, पॉल्यूशन के कारण से बीमारियां होगी, ब्लड स्ट्रीम जो है, लंग्स प्रॉब्लम होंगे, ये सब तो होगा ही होगा। तो ये इससे रिलेटेड की कहानियाँ हैं। आगे देखते हैं कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, खास करके अगर देखा जाए रशिया से रिलेटेड। आप देख लो तो रशिया लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर पहली बार यूक्रेन में कहा, यूक्रेन के ने क्लेम किया है कि थर्सडे को रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च छोड़ा है शहर पर। मैं आपको बता दूं कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकता है, करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास तक वो सफ़र करता है। तो मॉस्को से इसको यूज़ किया गया, इस वेपन्स को। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि यूक्रेन डिड नॉट प्रोवाइड टू एनी एविडेंस। हालांकि जो ICBM छोड़ा गया है उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल छोड़ा है। ये यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर आपके जेलेंस्की कहते हैं। और बोला कैसे आप कह रहे हैं भाई? तो क्योंकि उसने कहा कि जो मिसाइल यूज़ किए गए हैं उसको मैच किया गया, उसके स्पीड को, उसके एल्टीट्यूड को मैच किया गया, उसके रेंज को भी मैच किया गया। जो कहा गया कि 5500 किलोमीटर से बियॉन्ड था ये आपका,
और ये अटैक किए गए, और इस तरीके की मिसाइल जो है डिजाइन किए जाते हैं एटॉमिक वायर हिट्स के लिए, आप कह सकते हो आपका इसका यूज है। तो रसिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यूज किया है, ऐसा बात कहा है। बैलिस्टिक मिसाइल कैन हैव अ रेंज टू एनीवेयर, कहीं पर भी जा सकता है, 500 किलोमीटर से लेकर के 5500 किलोमीटर इन द केस ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल में आपका बैलिस्टिक में आपको सेफ ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है। तो ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछेगा, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में लास्ट ईयर भी पूछा था यूपीएससी ने। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपको यूपीएससी परीक्षा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दें कि मुझे और क्या करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।